हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं ओशन करेंट्स एंड टाइड्स। सो वार्म ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, इनके कॉजेज, इनके इफेक्ट्स, सब कुछ डिस्कस किया है इन दिस 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेट कोर्स ले सकते हो 2024 में। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जीके के, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, देन डाउनलोडेबल पीडीएफ्स है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। मेरा अलग से ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू ऑप्ट। यहाँ पर सारी ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ बैंक खरीद सकते हो, पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। जितने भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, प्लस जो आपके कोर्स के वीडियोस हैं उस जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, उसके सारे पीडीएफ बैंक में अवेलेबल है। ये परचम के नंबर्स है, यहाँ आप इंक्वायरी करके प्राइस के बारे में या डिलीवरी के बारे में व्हाटएवर आप यहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? सो इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है? इनमें से कोल्ड करंट है कैनरी करंट। ओके, सो कैनरी करंट, कोल्ड करंट मुझे कैसे अचानक से याद आया? क्योंकि कैनरी करंट ना सहारा डेजर्ट के आसपास बहती है, और डेजर्ट्स ऑफ स्पेन, मोरक्को एंड सहारा, और सहारा डेजर्ट को ना और भी इंटेंसिफाई कर देती है। क्योंकि कोल्ड करंट्स का क्या काम है? कोल्ड अगर करंट्स होंगी तो वो पानी को भी क्या बना देगी? कोल्ड। और उस पानी के ऊपर से जब कोई एयर निकलेगा तो उस जो मॉइस्चर वो उठाएगा वो भी कोल्ड होगा। इसका मतलब वो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, वो वार्म होके ऊपर नहीं भाग रहा है, कोल्ड हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, हैवी हो रहा है। और हैवी होने से कोल्ड विंड्स नीचे आकर ग्राउंड पर सेटल होते हैं, बारिश नहीं कर पाते हैं, और जब बारिश नहीं कर पाते तो डेजर्ट काइंड ऑफ कंडीशन होती है। तो इसीलिए कैनरी जो करंट है वो कोल्ड करंट है, रिलेटेड टू द सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन। एक्चुअली नहीं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेवेट कर देता है। सो दिस इज द मैप, एज यू कैन सी। यहाँ आप देख रहे हो ये वाली जो करंट है जो ऊपर से आ रही है। सो लेट मी टेल यू, कोल्ड करंट और हॉट करंट, या कोल्ड करंट या वार्म करंट, उनके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो जो करंट्स पोलर साइड से इक्वेटर की साइड आ रही है वो कोल्ड करंट है, एंड जो करंट्स इक्वेटर की साइड से ऊपर पोलर की साइड या नीचे पोलर की साइड जा रही है वो वार्म करंट है। सो इक्वेटर से पोल्स की तरफ वार्म, पोल से नीचे इक्वेटर की तरफ कोल्ड। दैट इज वाई कैनरी करंट को आप देखो, डायरेक्शन नीचे है, मतलब पोलर वे से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब कोल्ड करंट। और ये है सहारा डेजर्ट का एरिया जिसको ये कैनरी करंट थोड़ा और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। So what explains the eastward flow of equatorial counter current? So equator पे ना दो currents बहती है। Okay, so this is the north equatorial current and this is the south equatorial current. इनको काउंटर करने के लिए करंट बहती है। So देखो, जब पानी एक्चुअली दोनों तरफ से मूव हो रहा है तो यहाँ एक पानी क्या होता है, थोड़ा सा पाइल अप हो जाता है, और हमारी अर्थ की जो रोटेशन है ना वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये पाइल अप पानी को बहुत बार थोड़ा सा ये क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। सो काउंटर इक्वेटोरियल करंट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। So the equatorial counter current is caused by a combination of facts: Earth's rotation, wind pattern and shape of the ocean basins. इसमें सबसे important Earth का rotation है। Okay, as the Earth rotates west to east, water near the equator tends to move from east to west due to prevailing winds. Okay, moving on to the question number 3. So tides occur in oceans and seas due to which among the following? Tides होने का कारण पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि टाइड्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ही है आपस में खींचतान, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की, अर्थ, मून एंड सन की।
तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज वाई द स्टेटमेंट करेक्ट हियर इज ए ऑप्शन. सो मूविंग ऑन, ये देखिए टाइड्स. सो दिस इज द सन, हियर वी हैव मून. सो मून की पोजीशन बदलती रहती है, अर्थ की भी पोजीशन बदलती रहती है. ओके, सो आप देख रहे हो मून अपनी ग्रेविटी के थ्रू अर्थ को इधर खींच रहा है, तो यहाँ जितना भी पानी है उसमें एक टाइडल बल जा रहा है. सेम यहाँ हो रहा है, अगर इस साइड है मून तो यहाँ भी. लेकिन अगर सन भी है तो सन भी एक्चुअली अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के तरफ अर्थ को खींचता है, और अर्थ भी अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ खींचती है. तो ये टाइडल बर्थ क्रिएट होता है. लेट मी टेल यू, टाइड्स होने का जो 90% कारण है वो मून है और 10% सन है. क्यों? सन ज्यादा बड़ी बॉडी है, सन के पास ज्यादा ग्रेविटी है, लेकिन सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है और मून अर्थ की सैटेलाइट है, इसीलिए मून बहुत ज्यादा करीब है. तो मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है हमारे लिए, अर्थ के लिए, वो सन से कहीं ज्यादा है. ओके, सो ये दिमाग में क्लैरिटी रखना. सन की वॉल्यूम बड़ी है, मास बड़ा है, ग्रेविटी भी बड़ी है, लेकिन अर्थ के केस में वो बहुत फार अवे है, इसीलिए अर्थ पे जो ज्यादा ग्रेविटी का काम कर पा रही है दैट इज मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, ना कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट. मतलब कौन सी ओशन करंट पोलर वेज से नीचे आ रही है, और यहाँ पर कैनरी करंट, ओयोशियो करंट, हम्बोल्ट करंट एंड ब्राजील करंट. आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होगा यहाँ पर, नॉट कोल्ड करंट. ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ. कैनरी करंट हमारा कोल्ड करंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया. हम्बोल्ट करंट जिसको आप पेरू करंट बोलते हो, ये भी आपका कोल्ड करंट है. दो मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट इज योर ओयाशियो एंड ब्राजील करंट. ये मैं आपको मैप से दिखाती हूँ. ओके, सो इस मैप पे आप देखो, यहाँ एक नीचे करंट आ रहा है, ये देखो, दिस इज नोन एज द ओयाशियो करंट. और जो आपको ब्राजील करंट पूछा था, दिस इज द ब्राजील करंट. सो आप देख रहे हो ब्राजील करंट एक्चुअली इक्वेटर से कहाँ जा रहा है? पोलवर्ड. इसका मतलब ये वार्म करंट है, और यहां से ओयाशियो जो करंट है वो कोल्ड करंट है. तो द आंसर विल बी, यहाँ पर आंसर इज द ब्राजील करंट. सो ब्राजील करंट इज नॉट अ कोल्ड करंट, यहाँ पर नॉट ऐड करना है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So the horizontal distribution of temperature of ocean water is largely affected by horizontal distribution of temperature. So horizontal मतलब इस तरीके से. Okay, so distribution of temperature किस चीज पे डिपेंडेंट है? ओशन करंट पे ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, क्यों? कोल्ड ओशन करंट कोल्ड टेम्परेचर्स लेकर आती है, वार्म ओशन करंट्स वार्म टेम्परेचर्स लेकर जाते हैं. प्रिवेलिंग विंड्स भी टेम्परेचर को एक से दूसरे जगह पर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है. और लैटिट्यूड्स पे तो सभी कुछ डिपेंडेंट है. अगर आप ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे हो तो आपके पास हीट सरप्लस है, अगर आप ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से दूर हो तो आपके पास हीट डेफिसिट है. डेप्थ ऑफ ओशन वाटर कभी भी ओशन के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को डिसाइड नहीं करती है. दैट इज व्हाई द आंसर इज 2, 3 एंड 4. Okay, moving on to next question, question number 6. So what is question number 6 saying? Gulf Stream is a, देखो नाम से तो stream लगता है, लेकिन Gulf Stream is also ocean current. Okay, so surface wind नहीं है, another name of jet stream भी नहीं है, a river in the Gulf भी नहीं है. What is it? Oceanic current. लेकिन Gulf Stream इतना huge है कि इसको stream का नाम दिया गया है. मतलब सारे ही ocean currents को क्या बोला जाता है? River रनिंग इन द ओशन. सो वो जो वॉल्यूम है 10% ऑफ द ओशन वाटर को एक करंट कैरी कर लेती है. ओके, और इस वॉल्यूम को ही इकट्ठा बोला जाता है ओशन करंट. सो ओशन करंट को ही आप रिवर स्ट्रीम बोल सकते हो विद इन द ओशंस. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ gravitational force exerted by moon, sun and the rotation of the earth. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मून, सन और अर्थ की कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स है, उसी से आपका टाइड्स क्रिएट होता है. अर्थ के केस में वो ग्रेविटी नहीं है, बट अर्थ के केस में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. अब
यहाँ पर आपको ये बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कैसे होता है. आई विल टेल यू. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है अर्थ की रोटेशन से. सो रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है जो कि एक मूवमेंट तैयार करती है. उस मूवमेंट से एक फोर्स तैयार होता है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो. सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट once in 24 hours with respect to the sun. Okay, so ये बिल्कुल करेक्ट है. ये जो रोटेशन हो रहा है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट कर रहा है. सो एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 का, क्योंकि अगर रोटेशन नहीं होगा तो अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तैयार नहीं हो पाएगी. यहाँ से आप डिस्कशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो. सेम चीज है जो मैंने बार बार टाइड्स के बारे में आपको बताया है. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ. कौन से ओशन का सरगासो सी पार्ट है? आर्कटिक, इंडियन, नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक? देखो, आप में से ज्यादातर लोगों को अटलांटिक पता होगा, लेकिन टू बी स्पेसिफिक ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ओशन करेंट्स जायर. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह. लुक एट दिस डायग्राम. तो जब आप इस डायग्राम को देखते हो, सी दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. ओके, अफ्रीका, यूरोप. सो साउथ अमेरिका के आसपास इक्वेटोरियल लाइन से ऊपर आ रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये कैरेबियन सी के अंदर चली जाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकलती है बाहर. एक को आप बोलते हो एंटिलीज करंट और दूसरे को बोलते हो फ्लोरिडा करंट. ये दोनों करंट एक साथ जुड़ के बन जाती है गल्फ स्ट्रीम. गल्फ स्ट्रीम पहुंचती है यहाँ कनाडा कोस्ट पे और फिर मुड़ जाती है. क्यों मुड़ती है? बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. ओके, मुड़ गई, उसके बाद ये कैनरी करंट में बदल जाती है और यही कैनरी करंट वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल को ज्वाइन कर लेती है. सो ये करंट ने क्या किया है, मिडिल वाला जो पानी है वो बाकी ओशन से थोड़ा अलग कर दिया है, क्योंकि मिडिल वाला पानी जो है वो कंटिन्यू इस करंट के चारों तरफ घूमता है. सो दैट इज वाई इस मिडिल वाले पानी को अलग से नाम दे दिया जोग्राफर्स ने, जिसका नाम है सरगासो सी. ओके, सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितने ओशन करंट्स हैं उसका ये रिजल्ट है कि ये सरगासो सी यहाँ पर बन गया. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स डज नॉट अकर इन द अटलांटिक ओशन? अभी अभी हमने अटलांटिक ओशन के करंट्स देखे. कैनरी करंट बिल्कुल है, शुरुआत में बताया. पेरू करंट पैसिफिक में है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में अभी देखा था हमने, और ब्राजील करंट भी अटलांटिक में है. तो आंसर हो गया आपका पेरू करंट जो कि पैसिफिक ओशन में है. ओके, मूविंग ऑन. सो पेरू करंट का दूसरा नाम हम्बोल्ट करंट भी है. आप देख रहे हो ये वर्ल्ड मैप, ये है पेरू करंट. ओके, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पैसिफिक ओशन में फ्लो कर रहा है पेरू करंट. और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पेरू करंट वार्म करंट है या कोल्ड करंट है. ओके, अगर आंसर लिखा हुआ मिले भी कमेंट सेक्शन में, फिर भी सभी को कमेंट करना है. मैं पर्सनली चेक करती हूँ कौन कौन रिप्लाई करता है. तो लेट मी सी, पेरू करंट को आप क्या नाम देते हो, कोल्ड करंट या हॉट करंट? एक आपको हिंट देती हूँ, पेरू करंट ना डेजर्ट के पास बहता है और इसके आसपास जो डेजर्ट है उसका नाम है एटाकामा डेजर्ट, जो कि ड्राईएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड की. चिली कंट्री में प्रेजेंट है, चिले में. ठीक है, एटाकामा डेजर्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 says, which one of the following ocean currents is associated with El Nino? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है एग्जाम में पूछने के. एल निनो एक वेदर फिनोमिना है जो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है. ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो पैसिफिक ओशन से होती है. और अभी अभी जिस करंट के बारे में हमने पढ़ा था, पेरू करंट, जिसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट, इस करंट के ज्यादा ठंडे हो जाने से ये अफेक्ट शुरू होता है एल निनो. सो एल निनो और पेरू करंट का काफी ज्यादा कनेक्शन है. ओके, यहां से आप इस डिस्कशन को पढ़ सकते हो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जो मैंने बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन हाई टाइड एंड नीप टाइड एट अ गिवन प्लेस? सो इंटरवल मतलब हाई टाइड होगा और फिर से लो टाइड होगा, ये इसके बीच में कितना समय होगा.
तो वो जो समय है वो है 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स। पूरी दुनिया आंसर करती है 12 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स है। और अगर टाइड के बारे में आपको पूछा है, और अगर वो मिक्स टाइड नहीं है, नॉर्मल नीप टाइड या स्प्रिंग टाइड के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक बार दिन में होता है लो टाइड, एक बार दिन में हाई टाइड, इसलिए 12 आवर्स। लेकिन मून की जो मूवमेंट है ना, वो एक्चुअली 12 आवर्स एंड 56 मिनट्स के करीब है। इसीलिए मून की मूवमेंट पे टाइड्स डिपेंडेंट है माय डियर। सो दैट इज व्हाई 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स का इंटरवल बनता है, 24, 25, 26 मिनट्स का, लेकिन एग्जैक्टली 12 आवर्स का नहीं बनता है। तो यहाँ आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। पूरा डिस्कशन मैंने दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में, सो आई हैव गिवन द होल डिस्कशन। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राजील करंट इज कॉल्ड। सो ब्राजील करंट आपने नीचे देखा था, और ब्राजील करंट एक वार्म करंट था, इक्वेटर से नीचे आ रहा था, और जब ये ब्राजील करंट घूमती है तो उसको क्या बोला जाता है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्राजील करंट साउथ अटलांटिक में है, वेस्ट अटलांटिक भी नहीं बोलते हैं, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट का कोई दूसरा नाम नहीं है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट ही नाम होता है। तो क्या बचा, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। ओके, यहां से आप देख सकते हो दिस इज द ब्राजील करंट, और ब्राजील करंट जब घूमती है ना तो इसका नाम हो जाता है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following ocean current is different from others? So चारों में कौन सा डिफरेंट है, लेब्राडोर करंट, ये आपका कोल्ड करंट है, कनाडा कोस्ट पे है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आपका करंट मूव हो रहा है गल्फ स्ट्रीम के बाद, ये एक वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम ये भी वार्म करंट है, और कुरोशियो जापान की कोस्ट पे बहती है, ये भी वार्म करंट है। तो यहाँ अलग क्या है, लेब्राडोर करंट जो कि एक कोल्ड करंट है, बाकी ये तीनों क्या है, हॉट या वार्म करंट। यहां से हम देखेंगे, यहाँ आप देखो ये जो ऊपर ये वाली करंट आ रही है ना नीचे, इसको बोलते हैं लेब्राडोर करंट। सो ये लेब्राडोर करंट पोल से इक्वेटर आ रही है, इसका मतलब ये कोल्ड करंट हो गई। यहाँ आप देखो कुरोशियो जापान कोस्ट में बह रही है, तो ये वार्म करंट हो गई क्योंकि इक्वेटर से पोल्स पर जा रही है। बाकी करंट मैंने आपको पहले भी दिखाया है, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ओके, ओशन करंट्स मैंने कोर्स में पढ़ाया है आपको, बहुत ही अच्छे से मैंने उसका कवरेज किया है, सारे ओशन करंट्स का, इनफैक्ट सारे टॉपिक्स का। आई थिंक आपको कोर्स से ज्योग्राफी या हमारी जीके पढ़नी चाहिए, बिकॉज एक्सटेंसिवली कवर्ड है। कोई भी वन डे एग्जाम होगा ना, क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू लेती हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चलता है कि कितना ब्यूटिफुली मैंने उस टॉपिक को कवर किया है। सो आई थिंक यू शुड गो थ्रू दैट वंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको गलत वाला ढूंढना है। ओयाशियो कोल्ड करंट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बेंगुएला कोल्ड करंट, बेंगुएला भी कोल्ड करंट है। कुरोशियो अभी अभी दिखाया जापान कोस्ट में वार्म करंट है। लैब्राडोर अभी अभी थोड़ी देर बताया कि लैब्राडोर कोल्ड करंट है, कनाडा से नीचे आ रही है, पोल से नीचे आ रही है। देखो, आप सोच रहे होंगे कि सेम ही क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, लेट मी टेल यू, ओशन करंट से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। कौन सा करंट कोल्ड है, कौन सा हॉट है, और कौन सा किस ओशन में प्रेजेंट है। और बहुत ही अगर कंसेप्चुअल पूछा तो ये ओशन करंट क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, या कौन से रीजन को इफेक्ट कर रहा है। ओके, ये इतना ही बनता है। लेकिन अगर आपको कोल्ड करंट्स अच्छे से आते हैं या पूरे ओशन करंट्स अच्छे से आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, चाहे वो कितने भी रिपीटेड फॉर्म में पूछा हुआ हो। सो एग्जाम में ध्यान देना इस बात पे। Moving on to the question number 15. So which one of the following currents does not contribute to form a complete circle of currents in the South Atlantic Ocean? Okay, South Atlantic के बारे में पूछा है। West wind drift, Canary current, बेंगुएला करंट, ब्राजील करंट। आप मुझे बताओ कि कौन सा करंट इसमें से नॉर्थ अटलांटिक में है। हमने पहले ही डिस्कस किया था, कैनरी करंट। सो कैनरी करंट नॉर्थ अटलांटिक में है और सहारा डेजर्ट के डेजर्ट को ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है, पढ़ा था ना। बाकी तीन करंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द साउथ अटलांटिक ओशन।
सो यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द कैनरी करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक, तो साउथ अटलांटिक से इसका कोई वास्ता नहीं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. सो द कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लेट मी टेल यू, गल्फ स्ट्रीम चलती है, उसके बाद यही मुड़ के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जाती है नॉर्वे की तरफ। ये एक वार्म करंट है, तो अपने साथ वार्म वाटर लेकर जाएगी। तो नॉर्वे आप देख रहे हो पोलर रीजन के पास है, तो वार्म करंट लेकर गई, इसका मतलब पानी को वार्म कर दिया, आइस को मेल्ट कर दिया। आइस को अगर मेल्ट कर देते हैं तो एरिया जो क्या है नेविगेबल हो जाता है, शिपिंग इंडस्ट्री काम कर सकती है। तो कौन से कंट्री को बेनिफिट हुआ यहाँ पर? नॉर्वे कंट्री को बेनिफिट हुआ। नाइजीरिया वैसे भी अफ्रीका में, पोलैंड के आसपास ही करंट बहती ही नहीं है, पोर्तुगल के आसपास कैनरी करंट बहती है। सो हमारा जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये नॉर्वे को हेल्प कर रहा है टू कीप द कोस्ट कंप्लीटली वार्म, कंपैरेटिवली वार्म। ये नॉर्वे है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बह रही है, और क्योंकि कोस्ट थोड़ा वार्म हो जाता है तो क्लाइमेट भी मॉडरेट हो जाता है, हार्श नहीं रहता, प्लस नेविगेबल हो जाती है आपकी ओशन, है ना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको बता रही हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करो। जितना पार्टिसिपेट करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? तो ओशन वाटर को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर करता है, क्योंकि टेम्परेचर हॉट या कोल्ड है उसी पे मूवमेंट डिपेंड करती है ना। कोल्ड अगर है तो नीचे चला जाता है पानी, धस जाता है, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। हॉट होता है तो ऊपर आता है कन्वेक्शनल करंट में। तो ये जो पानी में जो वर्टिकल मूवमेंट होती है टेम्परेचर के वजह से होती है। सैलिनिटी, सैलिनिटी भी आपका मूवमेंट डिसाइड करती है। डेंसिटी ऑब्वियसली टेम्परेचर पे ही डेंसिटी डिपेंडेंट है। विंड सिस्टम, विंड सिस्टम आपके डिसाइड करती है कोल्ड करेंट्स, हॉट करेंट्स, करंट्स का पानी किस तरफ खींचे लेके जा रहे हो वो विंड से डिसाइड करती है। कोरियोलिस फोर्स, यस, कोरियोलिस फोर्स भी डायरेक्शन को घुमा देती है करंट्स के। तो सारे ऑल द अबव आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर, दे इन्फ्लुएंस। ओके, यहाँ से आप इसका जो है पढ़ सकते हो। वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सबका मैंने डिस्कशन दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. So the waves size and shape reveal the origin of the waves. So waves की जो size होती है या उनका shape होता है वो उनके origination के बारे में बताता है। उस regard हमें ये statements consider करने हैं। पहला statement बोल रहा है slow and steady waves are fairly young and are probably formed by local wind. देखो slow and steady waves young नहीं होते, slow और steady waves बहुत दूर से आने वाले होते हैं, वो ओल्ड वेव्स हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो किसी और हेमिस्फीयर से आ रहे हैं या किसी बहुत दूर रीजन से आ रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर स्लो एंड स्टेडी। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टीप वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। स्टीप वेव्स फॉर्म होते हैं जब आपका क्रस्टल में कोई प्रॉब्लम होता है या टाइड्स जनरेट होते हैं या फिर आपका सुनामीज जनरेट होते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? True is D option, neither one nor two. This is the correct answer. यहाँ से आप इसकी डिस्कशन पढ़ सकते हो, आप गिवन इन डिटेल, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर और टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19. Tides and surges are two different types of movement of ocean water. Okay, so tides तो फिनोमिना है ग्रेविटी का, सर्जेस जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से भी सर्ज आता है पानी में, पानी का लेवल बढ़ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड. मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड सर्जेस. सो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है मौसम की वजह से, जैसे साइक्लोन्स हो गए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड अ टाइड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टाइड्स का जो जनरेशन है दैट इज अपॉन द ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ सन एंड अर्थ, सन एंड मून। सर्जेस आर ऑल्सो रेगुलर लाइक टाइड्स, ये बिल्कुल गलत है। सर्जेस रेगुलर नहीं होते, वो तभी आते हैं जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं या किसी भी तरीके का साइक्लोन जनरेट होता है,
तो उससे सी लेवल का जो है वो बढ़ जाता है, सी लेवल इंक्रीजेस. सो आंसर यहाँ पे होना चाहिए 1 and 2 ट्रू ऑप्शन में. ओके, यहाँ से यू कैन टेक द डिस्कशन. आई हैव गिवन द होल डिस्कशन. जो भी मैंने समझाया वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 20. स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है पॉज द वीडियो एंड रीड द डिस्कशन वहीं पर, तो ज्यादा क्लैरिटी बनती है. ओके, 20 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइड जनरेटिंग फोर्सेस. द टाइडल बल्ज, बल्ज मतलब पानी का ऊपर आना, बल्जिंग. द टाइड बल्ज ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैव द ग्रेटर हाइट. सो बोल रहा है अगर कॉन्टिनेंटल शेल्व्स वाइड होंगे बहुत ज्यादा तो टाइड की जो बल्ज है उसकी हाइट ग्रेटर होगी. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्यों? देखो अगर पानी डीप होता है ना, अगर मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर वाइड नहीं होता, पानी डीप होता है, तो टाइड्स आपको पता ही नहीं लगेंगे, है ना, क्योंकि वो डेप्थ को कवर कर लेगा. लेकिन अगर शेल्फ एरिया है तभी पानी का लेवल ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे डेप्थ नहीं है, शेल्फ एरिया वाइड है, तो आपको टाइड्स पता लगेंगे, बल्ज पता लगेगा. द शेप ऑफ बेस एंड एस्चुरीज along a coastline can also magnify the intensity of tides. Okay, we will check it. When tidal bulges hit the mid-oceanic islands, they become low. Yes, देखो जब tidal bulges oceanic islands को hit करते हैं तो they become low, क्योंकि obviously they are obstructed. और second statement भी correct है कि base और estuaries के shape पे depend करता है कि कितना आपको वो tides दिखाई दे रहे हैं या नहीं. So which of the statement is true? All the statements 1, 2 and 3 are correct. So यहाँ से आप पढ़ सकते हो. The tide generating force is the difference between these two forces, the gravitational attraction of the moon and the centrifugal force of the earth created by the rotation of the earth. Okay. On the opposite side of the earth, the attractive force is less as it is the farthest away from the moon. On the surface of the earth, the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces. The shape of bays and estuaries along a coastline can also magnify the intensity of the tides. Okay. Moving on to question number 21. Which of the following is not the relevant use of tidal movement? So मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर किया इन द कोर्स कि टाइड्स क्या क्या हेल्प करती है. देखो टाइड्स जब आते हैं ना तो उस टाइम पे अगर शिप्स आए तो उनको एक्स्ट्रा पुश मिलेगी, जल्दी पहुंच जाएंगे. और टाइड्स जब जाते हैं, लो टाइड्स, तो उसी टाइम पे अगर शिप बे से बाहर निकले तो वो जल्दी निकल जाएंगे. तो मूवमेंट में टाइड्स हेल्प करती है. टाइड्स का आना और जाना, अगर आप टर्बाइन्स लगा दो नीचे तो टाइडल एनर्जी भी जनरेट होता है. टाइड्स जब आती है तो अपने साथ बायोडाइवर्सिटी भी लेकर आती है और जाती है तब भी बायोडाइवर्सिटी लेकर जा सकती है. तो ये सारे कुछ यूजेस है. देखते हैं यहाँ क्या है. टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन. अभी बताया किस तरह नेविगेशन होगा. Tides help in the development of coral reefs. Tides are also helpful in desilting the sediment and in removing polluted water from river estuaries. रिवर के वाटर को लेकर जाना और वापस वाटर लेकर आना, इससे ये सी ऑप्शन करेक्ट होता है. टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, टाइडल एनर्जी अभी बताया. टाइड्स कोरल रीफ के डेवलपमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती है. ओके, कोरल रीफ्स का बनना ना बनना सब सॉल्ट वाटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी जो स्केलेटन है कोरल पॉलिप्स की, उसका पूरा जो डेवलपमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट ऑफ द सॉल्ट इन द ओशन वाटर. तो यहाँ से यू कैन टेक द डिस्कशन, टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड ऑल्सो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. So consider the following types of tides based on their frequency of occurrence and their height. In diurnal tide, diurnal मतलब होता है डे, एक दिन. There is only one high tide and one low tide during each day. बिल्कुल करेक्ट. डायरनल बोला ही उसको इसलिए जाता है कि एक दिन में एक बार हाई टाइड और एक दिन में एक बार लो टाइड. मिक्स टाइड्स आर जनरली अकरिंग अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ये गलत है. साउथ ईस्ट एशिया में मिक्स टाइड्स देखे नहीं जाते. इन सेमी डायरनल टाइड सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स ऑफ द सेम हाइट अकर. ये सही है. सेमी डायरनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेम हाइट के टाइड बार बार होते हैं, एक बार नहीं बार बार. सो यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू इज 1 and 3 आंसर. सो यहाँ से यू कैन टेक द डिस्कशन कि मैंने क्यों किसी को रॉन्ग बताया और क्यों किसी को राइट बताया. यू कैन टेक द डिस्कशन फ्रॉम हियर.
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. ये सारा कुछ मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक. Consider the following statements and identify the right ones. Warm currents bring warm water from polar regions to equator regions. Polar regions से equator regions में warm water कैसे जा सकता है? उल्टा लिखा है ना, ये statement गलत है. Cold currents bring cold water from equatorial region to polar region. ये भी statement उल्टा लिखा है. पोल से इक्वेटर जाओगे तो कोल्ड वाटर आएगा. सो यहाँ पर पूछा क्या है हमें? आइडेंटिफाई द राइट वंस. सो राइट तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, नन. कोई भी स्टेटमेंट हमारा राइट यहाँ पर नहीं है. ओके, मूविंग ऑन. यहाँ से आप देख सकते हो. सो कोल्ड एंड हॉट करेंट्स का जो पहचानने का फॉर्मूला है वो पहले मैंने आपको बता दिया. कोई भी कोल्ड करंट उसी को बोलोगे आप जो पोल वर्ड से इक्वेटर वर्ड ट्रैवल कर रहा है, और वार्म करंट आप उसी को बोलोगे जो इक्वेटर वर्ड से पोल वर्ड ट्रैवल कर रहा है. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24. सो क्या बोल रहा है 24? द पोजिशन ऑफ द सन, दिस इज ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब तीनों की पोजिशन एक स्ट्रेट लाइन में होती है ना, तब स्प्रिंग टाइड्स आते हैं. मतलब टाइड्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के आते हैं. हाइट बहुत ज्यादा होती है हाई टाइड की, और बहुत ज्यादा लो होती है लो टाइड की. मतलब टाइड का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पोजीशन सन की, अर्थ की और मून की जब एक ही लाइन में होती है, तो आप देखो सन और मून दोनों बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन एक साथ एक ही जगह पे अर्थ को प्रोवाइड कर रहे हैं. इसीलिए तो ऐसे पोजीशन को हम बोलते हैं सिजिगी. ओके, सो वी कॉल इट सिजिगी. सो इस तरह सिजिगी दिखता है. देखो, दिस इज द सन, इफ यू कैन सी. यहाँ पर मून है, ये अर्थ है. तो अगर मून ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, सन भी खींच रहा है, तो यहाँ का टाइडल बल्ज बहुत इंक्रीज हो जाता है. और यहाँ पर भी देखो तीनों एक लाइन में है, तो यहाँ पर सन, देन यहाँ पर अर्थ, एंड देन वी हैव मून. यहाँ से द अर्थ इज डूइंग द ग्रेविटी, यहाँ से मून, तो यहाँ पर भी आपका टाइडल बल्ज बहुत ज्यादा होगा. सो इस जब तीनों एक ही अलाइनमेंट में होते हैं, ये तो मैंने सन, अर्थ और मून की बात की, लेकिन कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अगर एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उस पोजीशन को सिजिगी बोला जाता है. Moving on to our next question, question number 25. Which one of the following is not a cold current? मतलब आपको इनमें से एक warm current ढूंढना है. So ग्रैनरीज, कुरोशियो, कैलिफोर्निया एंड ओयोजियो. ठीक है, सो मैं ये आंसर आप पे छोड़ती हूँ. मैंने बार बार इन करंट्स के बारे में आपको बताया है ऑलरेडी. सो कुरोशियो के बारे में मैंने अगर आपको बताऊं, चलिए मैं ही सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए. सो कुरोशियो इज प्रेजेंट इन व्हाट? जापान, है ना. और जापान से ये इस तरह ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है? वार्म करंट. इक्वेटर से कहाँ जा रहा है? पोल वर्ल्ड. तो नॉट अ कोल्ड करंट है, इसका मतलब ये वार्म करंट है. आंसर इज बी ऑप्शन, कुरोशियो. सो यहाँ से आंसर आप ले सकते हो. एंड दिस इज कुरोशियो. सो ये कुरोशियो है, और इस कुरोशियो को इक्वेटर से पोल वर्ड जा रहा है, इसीलिए आप क्या बोलोगे? वार्म करंट बोलोगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. सो द एक्सेप्शनली हाई and low tides that occur at the time of the new moon or the full moon when the sun, the moon and the earth are approximately aligned. सिजिगी में तो उस टाइड्स को बोलते क्या है? जब बल्ज बहुत ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड. ओके, स्प्रिंग टाइड उनका नाम होता है. सो ये देखो, अभी डायग्राम से समझाया ही था मैंने आपको. स्प्रिंग टाइड्स होता है जब तीनों एक ही लाइन में हो. ओके, सो स्प्रिंग टाइड्स बहुत ज्यादा टाइडल रेंज होते हैं इनके. Moving on to question number 27. So the most important fishing grounds of the world are found in the regions where. आपको जान के आश्चर्य होगा कि फिशिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी वहां बनती है जहां कोल्ड करंट और हॉट करंट मिक्स होते हैं. तो जब कोल्ड और हॉट करंट मिक्स होते हैं ना, तो दो टेम्परेचर का पानी एक दूसरे से मिक्स करने की कोशिश करते हैं, और उसमें अप वेलिंग और डाउन वेलिंग भी होती है, जिसमें पानी का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है. तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजनेशन हो जाता है वाटर का, और ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो फिश की ग्रोथ उस वाटर में बहुत ज्यादा होती है. दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, तो वहां फॉग होता है. जब भी हॉट और कोल्ड मिलता है तो फॉग क्रिएट होता है. फॉग की वजह से सनलाइट की पेनिट्रेशन डीप ओशन में नहीं जा पाती है, और इस सनलाइट को कैच करने के लिए भी फिश ऊपर आते हैं. तो जब कोल्ड एंड हॉट करंट्स टकराते हैं तो ग्रेट फिशिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड में तैयार होते हैं. इसीलिए आंसर होगा आपका
warm and cold ocean currents meet. B option is the answer. तो यहां से आप देखोगे कि जहां मिक्सिंग हो रही है, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ. सो ऊपर से एक करंट आ रहा है, आपको मालूम है कौन सा करंट है? लैब्राडोर करंट. ओके, सो ऊपर से करंट इज कमिंग विच इज नोन एज लैब्राडोर करंट. कोल्ड करंट है क्योंकि ऊपर से आ रहा है, और नीचे से यहाँ पर जा रहा है गल्फ स्ट्रीम. और ये दोनों यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं. कहाँ? कनाडा के न्यू फंडलैंड कोस्ट पे, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है. इसी तरीके का आपको यहाँ दिखेगा, इधर अफ्रीका में दिखेगा, इधर दिखेगा. तो ये सारे फिशिंग ग्राउंड्स हैं जो ओशन करंट से क्रिएट हुए. ओके, सो हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट्स जब मिक्स होंगे तो ओशन करंट्स, ओशन में आपको फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होगा. नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज अफेक्टेड बाय. सो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, देखो डेल्टा क्या है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरीड बाय द रिवर व्हाइल इट इज गोइंग टू मीट द सी, है ना. सो सी में जाने के पहले जब रिवर अपनी डिपोजिशन सी कोस्ट पे छोड़ देता है और सी कोस्ट उधर लैंड बन जाती है तो उसी को डेल्टा बोलते हो. लेकिन अगर सी कोस्ट बहुत ज्यादा डीप है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है ही नहीं, तो डेल्टा बनेगा ही नहीं. तो इसीलिए डीप सी जो है वो अफेक्ट करती है डेल्टा को. स्ट्रॉन्ग विंड्स, रॉक्स या टाइड एब नहीं करते. डीप सी हुई तो बहुत मुश्किल होगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. So which among the following statement is correct about the North Atlantic Drift? अगर आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की लोकेशन याद है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम जब कनाडा कोस्ट पे फिशिंग ग्राउंड बना रही है लैब्राडोर करंट को मिक्स होने के बाद, और जब ये करंट मुड़ जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से और ऊपर जाती है नॉर्वे में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या कर रही है? इक्वेटर का वार्म वाटर पोल के साइड में लेकर जा रही है और वहां पर वार्म वाटर से कोस्ट को आइस फ्री रख रही थी नॉर्वे में. ये पढ़ा था ना हमने. तो वो यहाँ देखते हैं, इट कीप्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप आइस फ्री. नॉर्दर्न यूरोप वही नॉर्वे, स्वीडन. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार्म एयर मास विच इंटरैक्ट्स विद द कोल्ड एयर मास फ्रॉम द पोलर रीजन एंड कॉजेज रेनफॉल इन द वेस्टर्न यूरोप. तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जब ये विंड्स लेकर जाती हैं वो अपने साथ वार्म वाटर, तो इसके ऊपर से जो विंड्स बहते हैं वो वार्म मॉइस्चर उठाते हैं. वार्म मॉइस्चर उठाने की वजह से वो और ऊपर भागते हैं और एयर मास बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल भी होता है. सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. इट मीट्स द लैब्राडोर करंट नियर वैंकूवर. वैंकूवर तो कनाडा के वेस्टर्न साइड में है. हम सारी बात कर रहे हैं कनाडा के ईस्टर्न साइड की. दूसरी बात, लैब्राडोर करंट वैंकूवर पे बहती नहीं है. लैब्राडोर करंट नीचे आके गल्फ स्ट्रीम को ज्वाइन करती है इन न्यू फाउंडलैंड, ओके, कनाडा कोस्ट पे. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन 1 एंड 2. ओके, सो यहाँ से आप पूरा डिस्कशन ले सकते हो. ये गल्फ स्ट्रीम है, उसके बाद लैब्राडोर करंट ने ज्वाइन किया और ये दोनों बन गए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ये दोनों बन गए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ओके, सो यहाँ है वैंकूवर और यहाँ की बात हो रही थी, तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. सो कंसिडर द फॉलोइंग इन रिगार्ड टू टाइडल हाइपोथेसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन. अगर टफ देते एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन आता है. इट इज अ मोनेस्टिक हाइपोथेसिस. मोनेस्टिक नहीं है, इक्विलिब्रियम है. पूरी थ्योरी के बारे में पढ़ोगे तो जान पाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरी थ्योरी के बारे में. वन डे एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, यहां से कर लेना. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जीन्स. ये करेक्ट है. इट होल्ड्स फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम. वेरी करेक्ट. तो ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम टाइड से ही रिलेटेड है. आप देखो ना, जो सैटेलाइट है हमारी मून, उसके ग्रेविटेशन की वजह से हमें टाइड्स मिल रहे हैं, सन की वजह से हमें टाइड्स मिल रहे हैं. तो ये जो हाइपोथेसिस थ्योरी थी इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, 1912 1913 में, लेकिन बहुत बाद में इसको लिखा गया और समझा गया. सोलर सिस्टम के बारे में भी ये बताता है. तो 2 एंड 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. ओके, सो थोड़ा सा डिस्कशन भी मैंने दिया है आपके लिए कि आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम थ्योरी है और सन और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करती है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एंड रीड अबाउट it from here. So this was all about the ocean currents and tides. So ocean currents and tides दोनों ही movements है. So movement of the ocean water पे सारा MCQ आज हमने किया.
आई होप आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. ओके, स्टडी वेल, टेक केयर.